हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओसीएलजीएस एकेडमी में। हम लोग ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो तीसरी टेस्ट सीरीज आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें जो है क्वेश्चंस जो आए हुए हैं देखेंगे और प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि आपको जो आपका 11 फरवरी का आरओ का एग्जाम है उसमें आप एक बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलते देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित विद्रोहियों में से निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है हमारा। हम इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट वन होगा ये हमारा। उसके बाद हम आगे सेट्स में लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको करीब 300 से 400 क्वेश्चन का फायदा होगा। लगभग लगभग आपके करीब अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 50 टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 300 से 400 क्वेश्चन आपके लगभग तैयार होंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था? पहला है रामोसी विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है गडकरी विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है रंगपुर विद्रोह और चौथा ऑप्शन है नील विद्रोह। तो इसमें बताना है कौन सबसे पहले गठित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगपुर विद्रोह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही सबसे पहले गठित हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा? रंगपुर विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। रंगपुर विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? मराठा में हुआ था। 1822 से 26 में हुआ था। 1822 से 26 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मराठा साम्राज्य में हुआ था, है ना। रामोसी विद्रोह, ठीक है। 1822 से 1826 के बीच में हुआ था। ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। ये कैसा आंदोलन था? एक कृषक आंदोलन था, ठीक है। अगर गडकरी विद्रोह की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी 1844 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अगर रंगपुर विद्रोह की बात करें तो रंगपुर विद्रोह 1859 में हुआ था। 1859 में हुआ था। 1800 रंगपुर विद्रोह 1783, सॉरी एक मिनट। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था। कब हुआ था? 1783 में आपका रंगपुर विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1783 में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1859 में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नील विद्रोह के नेता कौन थे? इसके नेता थे दिगंबर विश्वास। दिगंबर दिगंबर विश्वास। नील दर्पण नामक पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। रंगपुर विद्रोह के धीरज नारायण थे। कौन नेता थे? धीरज नारायण। धीरज नारायण इसके नेता थे, ठीक है। अगर रामोसी विद्रोह की बात करें, रामोसी विद्रोह के चित्तर सिंह थे। कौन थे? चित्तर सिंह। चित्तर सिंह। तो इसमें सबसे पहले पूछा था, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? रंगपुर विद्रोह हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है। बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचारों के प्रति उदार था, ठीक है। तो देखिए, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैकटॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैकटॉफ को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, हाँ, बैंकिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचारों के प्रति उदार था। जी हाँ, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका जो है ए गलत है और आर सही हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को निषेध किया। सती प्रथा कानून को खत्म कराया, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित ब्रिटिशकालीन आयोग समितियों तथा उनके उद्देश्यों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सप्रू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा के लिए बना था। हंटर आयोग शिक्षा का विकास के लिए बना था। इनाम आयोग बना था भूमि संबंधी विवेचना के लिए, भूमि संबंधी विवेचना के लिए बना था। तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर, बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। तो ये सारे जो है उपरोक्त सभी इसके सही हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है कि हाँ, हंटर आयोग बना था शिक्षा विकास के लिए, इनाम आयोग बना था ये जो है भूमि संबंधी विवेचना के लिए, सप्रू आयोग बना था बेरोजगारी के लिए। ठीक है, तो ये जो है ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? ठीक है, कि किसकी स्थापना प्रथम स्थान पर हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत आती है? डच आती है 1498 में, 1498 में ये डच लोग आते हैं। ये क्या बोलते हैं, ईस्ट पुर्तगाली इंडिया कंपनी आती है। इसका आंसर तो ये हो जाएगा। सबसे बाद में कौन से आते हैं? 1664 में फ्रांसीसी इंडिया कंपनी आती है, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, अगर हम बात करें डच की, तो डच कंपनी कब आती है? 1600 में डच कंपनी आती है। ठीक है, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था, कि विशंबर नाथ बालाजी ने किया था, कि सदाशिव राव ने किया था, कि माधव राव ने किया था? तो किसने किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है? ये सदाशिव राव ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? अगर हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो किसके बीच में हुआ था? ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था। ठीक है, 1526 में लड़ा था। बाबर 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 के बीच बाबर ने लड़ा था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1556 में हुआ था, 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? तो सेनापति कौन था अकबर का? अभी इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप अकबर और हिमू याद रखिए। 1556 में, 1526 में अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र द्वारा द्वारा जो है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या बोला? आध्यात्मिक क्या बोला इनको? आध्यात्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता बोला। किसको बोला गया? स्वामी विवेकानंद को इन्होंने बोला था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को बोला था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में क्या स्थापना की थी? 1893 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के याद में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्वामी क्या बोले, अगर अगर हम बात करें तो ये विवेकानंद जो है शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोला। ठीक है,
चलिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? इनको नेता की उपाधि किसने दी थी? इनको नेता की उपाधि दी थी एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर ने इनको नेता की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नवीननाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने दी थी। ओके, इतना याद याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना करी थी और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक। ये 1875 में की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है, इनकी बुक का नाम है बंगाली नेशन इन मेकिंग। कौन सी बुक है? इनकी बुक का नाम बंगाली है। पहली बुक का नाम बंगाली है और नेशन इन मेकिंग नामक बुक इन्होंने लिखी थी। नेशन इन मेकिंग नामक बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे राणा डे थे। कौन थे? राणा डे थे। इनको क्या बोला जाता? राणा डे को क्या बोला जाता था? राणा डे को सुकरात ऑफ इंडिया बोला था। सुकरात बोला जाता, भारत का सुकरात बोला जाता है। ये इनके गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। यहीं पर स्वराज स्वराज्य की बात पहली बार स्वराज्य की बात की गई, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंग्लैंड में क्या स्टैब्लिश किया था? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। क्या स्थापना किया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। ओके, इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम नेशन है, केवल नेशन इनकी बुक का नाम है। नेशन इन मेकिंग पूछेगा तो ये बुक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, उनके प्रकाशक लिखे हुए हैं, आपको सही सुमेलित बताना है कि इनमें सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। चलिए, द पाइनियर महात्मा गांधी, ठीक। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। स्वदेश वाहिनी आर रेड्डी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। तो दो, द नेशनल हेराल्ड तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखी थी। तो आंसर आपका 2-4 हो जाएगा। द पायनियर लिखी थी जॉर्ज एलन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जॉर्ज एलन ने क्या लिखी थी? द पायनियर नामक बुक लिखी थी, ठीक है। स्वदेश वाहिनी की बात करें तो रामकृष्ण पिल्लई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रामकृष्ण पिल्लई ने। रामकृष्ण पिल्लई ने जो है स्वदेश वाहिनी नामक किताब लिखी थी, ठीक है। ओके, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1829 में लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। लाहौर में इन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था, ठीक है। और और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कराया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कराया था। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। लॉन्गेस्ट टर्म इन्होंने प्रधानमंत्री के किए। इन्होंने 3 कार्यकाल किए। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने हिंद स्वराज नामक किताब लिखी। हिंद स्वराज नामक किताब लिखी। एक बार क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी ने अपनी किस किताब में, किस बुक में ब्रिटिश जो शासन है उसको उसको व्याख्या कहा था, है ना। उसको व्याख्या कहा था, तो हिंद स्वराज में ही उन्होंने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो है, इनका पहला आंदोलन कौन सा था? इनका पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो नील की समस्या पे था, तीन कटिया प्रथा पे बेस्ड था। दूसरा आंदोलन इनका जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। फिर खेड़ा आंदोलन था, ठीक। फिर असहयोग आंदोलन था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था, है ना। फिर अंतिम में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया और कांग्रेस और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में न्यायपालिका
तथा कार्यपालिका को पृथक करने की सिफारिश करी गई। ठीक है, इस अधिवेशन में की गई। तो 1886 में जो है ये अधिवेशन हुआ था। इसमें इन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका को, ये कोलकाता में ये अधिवेशन होता है 1886 वाला। ठीक है, इसमें कौन होता है, चलिए कुछ आपको हम इसमें डिटेल्स बता देते हैं अलग से ना। ठीक है, 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन ना। कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है, स्थापना अगर बात करें कांग्रेस की, स्थापना होती है इसकी, कांग्रेस की स्थापना की बात करें, स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना होती है 1885 में होती है। ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना क्यों की जाती है, सेफ्टी वॉल के लिए की जाती है, कि अगर कोई भी समस्या होती है तो हमें कांग्रेस के थ्रू ही, ब्रिटिश ने इसकी स्थापना करी थी कि अगर कोई जन आंदोलन होता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने एक ऐसी संस्था को उनको गठन करना था कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको पहले से पता चल पाए कि हाँ सामाजिक मुद्दे क्या क्या हो रहे हैं। तो उसके लिए कांग्रेस का गठन किया गया था। इसको सेफ्टी वाल कहा जाता है। जैसे कुकर नहीं होता है, कुकर में अगर वो फटने वाला होता है तो उसमें एक सेफ्टी वाल लगा रहता है, तो कुकर को फटने से बचा लेता है। तो वैसे ही अगर जन सैलाब, जन आक्रोश आए तो हम कांग्रेस के माध्यम से जान पाए कि लोगों की समस्याएं क्या है, तो हम उस पर काम कर पाए, इसलिए इसे गठन किया गया था सेफ्टी वाल के रूप में। ठीक है, तो 1886 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें कौन भाग लिया था, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इसमें कहा था कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका जो होती है उसको आपको न्यायपालिका को अलग करने की सबसे पहली बार इन्होंने मांग उठाई। ठीक है, कुछ और अधिवेशन चलिए देखते हैं। 1903 में महाराज 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन हुआ था। फिर इसमें किसने भाग लिया था, इसमें लिया था भाग, किसने लिया था, इसमें लिया था भाग, इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे, क्या नाम था इनका, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे ये, इनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसमें भाग लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसमें भाग लिया था। मतलब इसके नेता थे ये, अध्यक्षता इन्होंने करी थी। इसमें पहली बात स्वराज की बात की गई, पहली बात स्वराज की बात की गई। ठीक है, अगर हम बात करें 1885 में, 1885 में बम्बई अधिवेशन होता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, बम्बई अधिवेशन होता है, बम्बई अधिवेशन होता है। कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी होते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी होते हैं। और इसमें मांग क्या होती है, इसमें मेन मांग क्या रहती है, इसमें मेन मांग ये रहती है कि जो आईसीएस की परीक्षा होती थी, आईसीएस की परीक्षा जो आज आईएएस पीसीएस जिसको बोलते हैं, ये परीक्षा भारत के साथ इंग्लैंड में कराई जाए। आईसीएस की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ है, भारत और इंग्लैंड में, इंग्लैंड में एक साथ हो, ये इसकी मांग थी। ठीक है, ठीक, चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं और बातों के बारे में। एकमात्र अधिवेशन जिसमें सबसे पहली महिला जिन्होंने भाग लिया 1917 में, 1917 में एनी बेसेंट ने भाग लिया था। एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1924 में पहली बार गांधी जी ने
भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया। और ये गांव में गांधी जी ने भाग लिया पहली बार। ये कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। अगर बात करें पहली भारतीय महिला जिन्होंने भाग लिया 1925 में, सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू की बात करें, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला होती हैं जिन्होंने भाग लिया, पहली भारतीय महिला। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहली महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी। अगर केवल महिला की बात करें तो आप एनी बेसेंट को मानेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट को मानेंगे। अगर पूछे कि पहली भारतीय महिला तो आप सरोजिनी नायडू को माने टिक करेंगे। एनी बेसेंट ने क्या लिखी? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने होम स्वराज, होम रूल की होम रूल की भी जो है स्थापना करी, होम रूल की भी स्थापना करी। सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू जो है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होती है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि बहुत बड़ी घोषणा कि मतलब एक ऐसा परिवर्तन, बहुत अमूलचूल परिवर्तन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणा की गई। हाँ, दोनों बातें सही हैं, ये पार्ट इसमें सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड का डिस्पैच किसके टाइम आता है? उस समय कौन गवर्नर जनरल होता है? उस समय जो है कौन गवर्नर जनरल होता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक, आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याग्निक। इसमें आपको बताना, सही नहीं बताना है। तो एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़िए, सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है। बच्चे कई बार एग्जाम्स में गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना एनजी रंगा ने की थी। इसकी स्थापना एनजी रंगा ने की थी, एनजी रंगा ने की थी, इंदुलाल याग्निक ने नहीं करी थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ये एक किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया? प्रथम अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध, तृतीय अफगान युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? अग्रगामी नीति का लिटन, लॉर्ड लिटन जो है ये बहुत ही दुष्ट टाइप का जो है वायसराय था। लॉर्ड लिटन ने जो है समाचार पत्रों पे बहुत ज्यादा सेंसेस लगाए इसने, लॉर्ड लिटन ने। और ये इसकी जो योजनाएं रहती थी, बहुत खुल के ये जो है विरोध करता था भारत में। और ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत ही चहेता था ये। ठीक है, और ये ब्रिटिश साम्राज्य का एकदम चहेता था ये। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग लगबान युद्ध। ठीक है, पहला किसके युद्ध में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड था। पहले में कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है, द्वितीय में लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन था। ठीक है, तृतीय अफगान युद्ध में किसकी संधि होती है? रावण पिंडी की संधि होती है, रावण पिंडी की संधि होती है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक, ये कब होता है? ये 1919 में तृतीय आंग्ल लकबान युद्ध होता है। आंग्ल लकबान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच में होता है, 2 साल चलता है ये। प्रथम वाला 1838 से 42 के बीच में चलता है, 1838 से 42 के बीच में होता है। ठीक है, अफगान युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि ये अफगानिस्तान से कभी जीत नहीं पाते हैं। क्योंकि जो अफगान जो एरिया है, जो उसका टेरेन है, वो बहुत ही, टेरेन उसका ऐसा है, टेरेन मतलब कि उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि पर्वत है, पहाड़ है, इस तरह का है, मतलब छुपने की बहुत जगह है।
तो जो अफगान लोग होते हैं उनको क्या है, गुरिल्ला युद्ध वार पद्धति बहुत अच्छे से आती है, तो इनसे ब्रिटिश कभी जीत नहीं पाए, हमेशा मुंह की इनको खानी पड़ी, और बहुत हिम्मती भी होते हैं, नो डाउट। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्त की गई थी, किसके अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन एंड्रू फेडर थे, दूसरा ऑप्शन यंग हस्बैंड थे, तीसरा ऑप्शन एंटोनी एंटोनी फ्रांसिस थे, चौथा ऑप्शन स्कॉटलैंड मान थे। तो इसके कौन थे अध्यक्ष? ये एंड्रू फ्रेजर थे। लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल का विभाजन करता है, बंगाल का विभाजन करता है, बंगाल का विभाजन करता है लॉर्ड कर्जन, ठीक। पुरातत्व विभाग की स्थापना इसने करी, पुरातत्व विभाग की स्थापना इसने करी, पुरातत्व विभाग की स्थापना इसने करी, पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ये बंगाल के विभाजन के लिए मेनली जाना जाता है कि इसने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था? कैप्टन हॉकिंस के साथ कौन आया था? पहला ऑप्शन है विलियम हिच, दूसरा ऑप्शन है मिडेल हॉर्ड, चौथा ऑप्शन है जॉन माइल्ड, जॉन चाइल्ड और विलियम हैजेस। तो ये विलियम फिंच आए थे, ठीक है। ये अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था, अनारकली की जो दंत कथा जो फेमस थी वो जो है इसने सुनाई, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकवि महाकवि भारवी जिन्होंने किरातुर्जुनियम, क्या है, किरातुर्जुनियम नामक एक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में किस शासक की राजसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा ऑप्शन सिंह विष्णु, तीसरा ऑप्शन नरसिंह वर्मन प्रथम, चौथा ऑप्शन नंदी वर्मन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ये सिंह विष्णु के जो है काल में थे। सिंह विष्णु कौन से थे? ये पल्लव वंश की इन्होंने संस्थापक, पल्लव वंश की स्थापना करी थी इन्होंने, पल्लव वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अशोक के शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई, नहीं पूछा गया है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब भेरी घोष मतलब युद्ध युद्ध उसने त्याग दिया, अब उसने धर्म करने की बात करी, धम्म की बात। पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या, तेरहवां शिलालेख कलिंग कलिंग विद्रोह। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है किसमें जो है कहा, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पांचवा उल्लेख जो है, पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या नहीं करता है, धम्म की व्याख्या 11वें में करता है, ठीक है। धम्म की व्याख्या किसमें करता है? 11वें शिलालेख में करता है, 11वें में, ठीक है। धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अशोक क्या था? एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन जब इसने कलिंग में कत्लेआम मचाया उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये राजा अपनी प्रजा को जो है अपनी जो है संतान की तरह मानता है, ठीक है। और इसने और इसके बहुत सारे काम रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसने काम किए। तो इसके पुत्र थे महेंद्र और संमित्रा, इसको उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, और भी ये बहुत ही धर्म के प्रति सहिष्णु था, है ना। इसके बारे में इतना याद रखिएगा। धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की है, ठीक है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई 5वें शिलालेख में। इसकी ये धम्म महामात्र क्या होते थे? ये अधिकारी होते थे जो ये सब काम करते थे, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई, ठीक है, नियुक्ति की बात की गई है, ठीक। चले आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लव कुश ने की थी, ठीक है। हाँ, दोनों बातें सही हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, है ना। इसकी स्थापना लव कुश ने करी थी, दोनों बातें सही हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? प्रथम मंडल में, तृतीय मंडल में, 10वें मंडल में, 8वें मंडल में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख यानी सूर्य देवता को समर्पित, सावित्री है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा है?
तो तृतीय मंडल में इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं ऋग्वेद की। बात कर लेते हैं पहले वेद की। वेद कितने हैं? वेद हैं चार। सबसे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद है, अर्थवेद है, सामवेद है ना। ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात कहते हैं। ऋग्वेद की जो है स्थापना या लिखने वाला कौन है? इसकी रचना किसने करी? रचना करी इसकी विश्वामित्र ने। किसने करी? रचना किसने करी? विश्वामित्र ने करी। विश्वामित्र ने करी। ठीक है। इसमें कितने मंडल हैं, यानी चैप्टर, मंडल मतलब चैप्टर। कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल है टोटल। ठीक है, 10 मंडल है। इसमें कितने सूक्त हैं? इसमें कितने सूक्त हैं, मतलब कितने निबंध वगैरह कितने, ये सब लिखे हुए हैं। 1028 सूक्त हैं। ये कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। जो इसको पढ़ता है, पढ़ने वाले को इसको क्या बोलते हैं? जो इसका पाठ करता है, पढ़ने वाले को इसको बोलते हैं पूर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ता बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि पूर्ता बोलते हैं। ठीक है। नौवें मंडल में सोम देवता की बात की गई है। नौवें मंडल में किसकी बात की गई है? नौवें मंडल में बात की गई है सोम देवता की। ठीक है, सोम देवता की बात की गई है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता की बात की गई है। ठीक है। और अगर बात करें 10वें मंडल में, चार वर्णों का अध्ययन है। 10वें मंडल में चार वर्णों का अध्ययन है। कई बार पुरुष सूक्त भी बोल दिया जाता है, पुरुष सूक्त है। ठीक है, चार वर्णों का अध्ययन है। चार वर्णों की व्याख्या, चार वर्णों की व्याख्या की गई है इसमें। ठीक है, चार वर्णों की व्याख्या की गई है। ठीक है। ऋग्वेद में ही गाय को क्या बोला गया है? अघन्य बोला गया है। क्या बोला गया है गाय को? गाय को बोला गया है अघन्य, ना मारने जानी। अघन्य मतलब क्या होता है? जिसको मारने पर अति घोर प्राप्त लगता है, अति घोर पाप लगता है। ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? अब ये ऋग्वेद हो गया। अगला वेद क्या है? अगला वेद क्या है? अगला वेद क्या है? अगला है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के क्या है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का नियम। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान के बारे में है। विधि विधान के बारे में दिया गया है। विधि विधान के बारे में दिया है। ठीक है, ओके, विधि विधान के बारे में दिया गया है। ठीक है। और ये गद्य एवं पद्य में दोनों है, मतलब गाया, गद्य मतलब लिखना, लिखावट में भी है और गायन गायन शैली में है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है। अगला वेद कौन सा है? अगला वेद कौन सा है? अगला वेद है सामवेद। सामवेद कौन सा है? अगला वेद है सामवेद। सामवेद में किसकी बात की गई है? संगीत का। भारतीय संगीत में जो है, जो संगीत का, इसको बोला जाता है जन्मदाता बोला जाता है, इसे भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। ठीक है। इसमें मंत्रों का अध्ययन, गायन, जो यज्ञ में जो गाए जाने वाले मंत्रों का अध्ययन है। यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का अध्ययन, गाए जाने वाले मंत्रों का अध्ययन, मंत्रों का अध्ययन है इसमें। ठीक है, दिया गया है या अध्ययन है। ठीक है। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इससे पूछा गया है, आप लोग भी याद रखें। भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं इसको। ठीक, क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक। अथर्ववेद की रचना किसने करी? अगला वेद बचा है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें ना, अथर्ववेद की बात करें, इसकी रचना किसने करी थी? इसकी रचना करी थी अर्थवा ऋषि ने करी थी। अर्थवा ऋषि ने की रचना करी थी।
ठीक, किसने करी थी? अर्थवर्षि ने करी थी। इसमें औषधियों का उल्लेख है, क्या है? औषधि का उल्लेख है, इसमें औषधि का उल्लेख इसमें है, मिलता है। ठीक है, औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें जादू टोना भी बात की गई, जादू टोना तंत्र मंत्र की भी बात की गई, जादू टोना तंत्र मंत्र की भी बात की गई है। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अंधविश्वास के बारे में भी पता चलता। चार वेद है ना? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद की स्थापना होती है आपके ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचनाएं होती हैं, है ना? चलें, अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में संबंधित है, क्या संबंधित है? ठीक है, नवपाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका के गुफा चित्र, पशुपालन का आरंभ, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया गया, पहिए का उपयोग। तो इसे बताया गया नवपाषाण काल से संबंधित कौन सा है? तो नवपाषाण काल से ये संबंधित है, भीमबेटका के गुफा चित्र है, ठीक है, फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया गया, पहिए का उपयोग किया गया, है ना, ये हो गया। और जो पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से माना गया है, मध्य पाषाण काल से माना गया है, मध्य पाषाण काल से माना गया है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल की बात करें, अगर हम पाषाण काल की बात करें, पाषाण काल की बात करें, इसको जो है कई तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, पाषाण काल है। एक है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक। एक है आपका नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। अगर नव पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल में क्या था कि मानव अपनी आरंभिक अवस्था में था। वो शिकार करना, खाना बदोश जीवन था उसका, है ना, शिकार करता था, यहाँ से वहां घूमता रहता था खाने की तलाश में, है ना, बड़े बड़े पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, ये सब सारी चीजें करता था। मध्य पाषाण काल में आते आते थोड़ा बहुत वो खेती किसानी के बारे में जानने लगा, थोड़ा बड़ा, बहुत नहीं, पशुपालन के बारे में थोड़ा बड़ा उसको ज्ञान हो गया, है ना, इन सब चीजों का ज्ञान हो गया। तो थोड़ी बहुत रहने वहने की थोड़ी बाड़ी जो है इसमें बहुत ही लिमिटेड सब चीज हुआ। नवपाषाण काल में सब कुछ व्यवस्थित हो गया, यहाँ पे व्यवस्थित पशुपालन हो गया, व्यवस्थित पशुपालन की शुरुआत हो गई, ठीक है, कृषि की शुरुआत हो गई व्यवस्थित रूप से, ठीक है, व्यवस्थित रूप से कृषि की शुरुआत हो गई, है ना, कृषि की शुरुआत हो गई, है ना। अब मानव जो है बसना स्टार्ट होने लगा, तो सबसे पहले बसाव की स्थापना होने लगी, बसा बसना लगा मानव, बसने की स्थापना होने लगी, घर वर बनाने लगा। क्योंकि देखिए, जब वो एग्रीकल्चर करेगा तो एग्रीकल्चर में ये नहीं है कि आप चले गए घूमने निकल गए, यहाँ निकल गए, वहां निकल गए। एग्रीकल्चर में आपको एक जगह रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे समय समय पानी देना रहता है, खाद चीज सब चीजें देनी रहती हैं, तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर से वहाँ पे बसना बसाव स्टार्ट हो गया, यहीं पे पहिए का आविष्कार हो गया, है ना, पहिए का आविष्कार हो गया, तो ये सारी चीजें हुई। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज अरमडा व्यवस्था, कार्टेज अरमडा व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा लागी गई दी गई थी? ठीक है, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो कार्टेज अरमडा व्यवस्था क्या थी? समुद्र में आपको व्यापार करना है या आना जाना है यहाँ से, तो एक प्रकार का ये शुल्क होता था जो पुर्तगालियों को देना पड़ता था। यहाँ तक कि अकबर को भी अगर समुद्र में जाना पड़ता था तब भी उनको ये समझ ली, अकबर उस टाइम तो राजा थे, है ना, उनको भी ये शुल्क देना पड़ता था। अकबर ने इस बारे में सोचा नहीं बहुत गहरे मन से, उन्होंने, अगर वो इस बारे में गहराई से मंथन करते तो शायद पुर्तगालियों को हटा सकते थे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, धर्म तृतीय रत्न, धर्म तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। तो ये किसकी किताबें हैं? ये ज्योतिबा फूले जी की किताबें हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इन्होंने मराठा, मराठा एवं केसरी लिखे, इन्होंने, इनके इनके समाचार पत्र थे। मराठा किसमें था? मराठा किसमें था? मराठा इंग्लिश में था।
अंग्रेजी में था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठा कौन सी भाषा में था, केसरी मराठी में था। ठीक है, ओके। बाल गंगाधर तिलक जो है, लाल बाल पाल, ठीक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये लोग गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता कांग्रेस के थे। इनका जो नरम दली नेताओं से थे उनका टकराव होता रहता था, जो सूरत की फूट में होता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है 1907 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी स्थापना करी थी, होम रूल की स्थापना करी थी, होम रूल लीग की स्थापना करी थी, होम रूल लीग की स्थापना करी थी, होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने भी करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने भी करी थी। वेरेंट एंड सिरोल नामक एक अंग्रेज व्यक्ति था, वेरेंट एंड सिरोल नाम था उसको, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक, क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को 1907 में ही उसके बाद क्या बोलते हैं, मांडले जेल जाना पड़ता है। ठीक, 6 साल की सजा काट के आते हैं वहां से, है ना। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हो जाता है, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला होता है, जिस उसी दिन इसकी इनकी डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय एक, इनकी जो है सॉन्डर्स क्या बोलते हैं, इनकी जो है लाठी चार्ज में जो है हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं का बदला लेते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लोग इन्हीं का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या करते हैं। लाहौर षड्यंत्र होता है। ठीक है, लाला लाजपत राय, है ना। अगर ज्योतिबा फूले की बात करें, ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फूले ने जो है स्त्री, पूना में जो है महिला विद्यालय की स्थापना करी, पूना में महिला विद्यालय की स्थापना करते हैं, पूना में क्या करते हैं, महिला विद्यालय की स्थापना करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। ज्योतिबा फूले जो है समाज के जो निचले लोग होते हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, महिलाओं के लिए और जो अछूतों के लिए बहुत ही इन्होंने व्यापक बड़े पैमाने पे काम किया। इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। इनकी पत्नी जो है इन्हीं की तरह एकदम धर्म के काम करती थी, मतलब पढ़ाने लिखाने, स्त्रियों को शिक्षा पे बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। प्लेग के समय इन्होंने जो है, प्लेग जब बीमारी फैली, प्लेग बीमारी में सावित्री बाई फूले जी की जो है क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है? ये लोगों को जो है प्लेग से जो पीड़ित थे उनकी सेवा कर रही होती है, उसी से इनकी भी डेथ हो जाती है ना। ठीक है, दयानंद सरस्वती की बात करें, दयानंद सरस्वती ने इस आर्य समाज की स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना करी थी। और इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। चलते हैं आगे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित है। किससे संबंधित है? रैदासी संप्रदाय से, बरकरी संप्रदाय से, निफक संप्रदाय से, ब्रह्म समाज से। तो नामदेव किससे संबंधित है? बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम लोग कुछ चीजें देखें महाराष्ट्र में, ठीक है, ये इंडिया का मैप होगा, यहाँ पे आपका कहीं महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर हम मंदिर की बात करें तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा, अजंता। ठीक है, महाराष्ट्र में, एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है। ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर है। और शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में। ठीक है, अगर महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में एक पोर्ट है, उसको बोलते हैं न्हावा शाहवा पोर्ट। क्या बोलते हैं? न्हावा शाहवा पोर्ट बोलते हैं, शाहवा पोर्ट बोलते हैं, शाहवा पोर्ट यानी बंदरगाह। इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, अगर महाराष्ट्र में हम बात करें, महाराष्ट्र में अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था। तो कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं यहाँ पे? यहाँ पे टडोबा है, ठीक है, टडोबा है ना, नवे गांव नागझीरा है, नवे गांव नागझीरा है, नागझीरा है। ठीक, सह्याद्री है, सह्याद्री है। ठीक है, मेलघाट है,
मेलघाट है, मेलघाट है, और बोरघाट है। क्या है? बोरघाट है ना। ये महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो कौन कौन से नेशनल पार्क है? पेंच है। पेंच जो है, जो पेंच का जो भाग महाराष्ट्र में है उसको जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। और पेंच है, संजय गांधी है, संजय गांधी है ना, संजय गांधी है। और कौन सा है? और कौन सा है? पेंच है, संजय गांधी है ना। टडोबा है, टडोबा है ना। गूगामल है, गूगामल है, गूगामल है। चंदौली है, चंदौली है, गूगामल है, चंदौली है। तो ये सब नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में अगर रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट की बात करें, रामसर कहाँ पे जगह है? ईरान में है। 1971 में इस पे हस्ताक्षर हुए थे। इसका काम क्या है? आर्द्र भूमियों को संरक्षण का काम है। महाराष्ट्र में कौन सी आर्द्र भूमियां हैं? एक है थाने क्रीक। ठीक है, थाने क्रीक है, थाने क्रीक है, थाने क्रीक है। ठीक है। और कौन सा है? वधावन है। ठीक है, वधावन है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए आगे। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से सही कालक्रम कौन सा है? बाबर द्वारा जो सही युद्ध लड़े गए उनका कालक्रम क्या है? इसका चलिए ट्रिक देखते हैं। चलिए आइए, तो अभी फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर ने जो युद्ध लड़े उसका ट्रिक क्या है? ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है, कौन कौन से युद्ध बाबर द्वारा लड़े गए? ठीक है, तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखें। हाँ, पान खा, पान खा के, पान खा के चल घर। ठीक है, चल घर। ठीक है, पान से क्या हो जाएगा? पानीपत। ये कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। फिर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक, फिर घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में हुआ, 1527 में हुआ। ये 1528 में हुआ, और ये 1529 में हुआ। ठीक है, ये युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन कौन था? पानीपत के प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। ओके, कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, अगर खानवा की युद्ध की बात करें, राणा सांगा था, राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा था। अगर चंदेरी की बात करें, चंदेरी के युद्ध की बात करें, मेदिनी राय था, मेदिनी राय था, मेदिनी राय था। और अगर हम बात करें घाघरा के युद्ध की, घाघरा के युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें महमूद लोदी जो अफगान था, महमूद लोदी अफगान था, महमूद लोदी था। ठीक है, अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये सारे युद्ध जो है इसने लड़े जो है। ठीक, चले आगे बढ़े जाए। क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन ने बताना था कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध सही क्रम क्या है? पानीपत है नहीं, पान खा चल घर, 3-1-2, 3-1-2 है कहीं? सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अष्टप्रधान बताना है, और इसमें बताना सुमंत कौन था? ये अष्टप्रधान किसकी थी? शिवाजी की, शिवाजी की थी। शिवाजी कौन थे? शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के, मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? शहाजी भोसले थे। माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, 1774 में लूटा और 1664 में लूटा। ठीक है, इन्होंने पुरंदर की संधि करी और बहुत सारी चीजें इन्होंने करी। सुमंत कौन था? विदेश मंत्री था। सर्रे नौबत कौन था? सेना भर्ती संगठन था। अमात्य कौन था? वित्त एवं राजस्व मंत्री था। सही बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो इसमें डी ऑप्शन सही सुमेलित है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही सुमेलित है। ठीक है,
डी ऑप्शन सही सुमेलित है। मंत्री कौन होता था? मंत्री होता था, प्रधानमंत्री बोलते थे इसको, प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक, मंत्री को। और अगर बात करें पुरोहित, पुरोहित कौन होता था? धार्मिक नेता होता था, धर्म एवं दान विभाग का नेता होता था, धर्म दान का प्रमुख होता था, धर्म दान विभाग का प्रधान, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, ठीक है, का प्रधान होता था, ठीक, पुरोहित होता था। सेनापति कौन होता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेनापति कौन होता था? सेनापति कौन होता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता है, सैन्य विभाग का प्रधान होता है, सैन्य विभाग का प्रधान होता है, ठीक है, सैन्य विभाग का प्रधान होता है, ठीक। सेनापति, सैन्य विभाग। युवराज कौन होता है? युवराज राजा का पुत्र होता है। युवराज कौन होता है? ये राजा का पुत्र युवराज कहलाता है। राजा का पुत्र क्या कहलाता है? युवराज कहलाता है। दंडपाल कौन होता है? दंडपाल कौन होता है? दंडपाल जो है दुर्ग का रक्षक होता है, दुर्ग का रक्षक होता है, दुर्ग का रक्षक होता है। एक अंतपाल होते हैं, एक अंतपाल भी था। ये कौन था? ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, जो सीमा के पास सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, ठीक है। शिवाजी ने चौथ एवं सरदेश मुखी नामक जो है कर, चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर अपनाए थे, ठीक है। चौथ और सरदेश मुखी कर जो है लूट ना करने के लिए जो है लिए जाते थे, लूट ना करने के लिए जो है लिए जाते थे, कि हम आपके यहाँ लूट नहीं करेंगे, ठीक है। शिवराज जी किसने गुरिल्ला वार पद्धति में समझ, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाइन टू लाइन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सही है। यह एक स्थायी सदन है, यानी विघटन नहीं होता, सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, देखते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने हो तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। तो इसमें सही नहीं बताना है, तो इसमें सही नहीं बताना है। विधान इसका कार्यकाल नहीं होता है, देखिए इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये भी सही, ये भी सही है। इसमें ए पार्ट जो है सही होगा। देखिए विधान परिषद में क्या है? इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये स्थायी सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बल्कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ये एक स्थायी सदन है। क्या है? एक स्थायी सदन है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, है ना, आर्टिकल्स के बारे में, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधान परिषद में बात की गई है, ठीक है। ये है ये, इसको विधानसभा बोल सकते हैं, विधान सभा, ठीक है। ठीक है, इसको पूरे को विधानमंडल बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे? विधानमंडल, 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 तो क्या बोलेंगे? विधानमंडल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसका किस आर्टिकल में गठन, इसके आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 169 आर्टिकल है, ठीक है। क्या है? आर्टिकल 169 है। ये क्या है? विधानसभा है, विधान सभा है, ठीक है, विधानसभा है। इसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो इनका आर्टिकल क्या है? विधानसभा का आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल 170 है। इनका आर्टिकल क्या है? इनका आर्टिकल क्या है? 171 आर्टिकल है। क्या है? 100, सॉरी, विधानमंडल का आर्टिकल 168 है। एक मिनट, सॉरी सर, ये 168 है ना, ये 170 है, ये 169 है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग सुधार लेंगे। विधान परिषद की बात 169 में की गई है, विधानसभा की बात आर्टिकल 170 में की गई है, विधानमंडल की बात 168 में की गई है, ठीक है। इसमें सदस्यों
तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 25 साल इसमें एलिजिबिलिटी है। 25 आयु कितनी होनी चाहिए आपको विधानसभा में मेंबर बनने के लिए? 25 साल। इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें आयु होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए, ठीक है, इसमें आयु होनी चाहिए 30 साल। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 साल होता है। इसके सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल क्या होता है? 5 साल होता है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल होता है। इसके इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, अनिश्चित कार्यकाल होता है। क्या होता है इसका कार्यकाल? अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल होता है। हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य कितने? हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य इससे रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, ठीक है। ठीक। अब इसी तरह जो है बात करें तो केंद्र में क्या होता है? ये तो राज्यों में हो गया, केंद्र में क्या होता है इसी तरह अगर बात की जाए, है ना। केंद्र में अगर बात की जाए तो ये होता है आपका संसद होता है, संसद होता है, ठीक है, संसद होता है। और इधर क्या होता है? इधर आपका होता है, ये आपको ये जो है आपका लोकसभा और ये राज्यसभा होती है, ठीक है। संसद आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 81 में, इसमें आर्टिकल 81 में लोकसभा की बात की गई है और इसमें 80 में राज्यसभा की बात की गई है ना। जो चीजें इसमें है विधान सभा में है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, ठीक है। इसका भी कार्यकाल 5 साल होता है। जो सेम प्रावधान विधानसभा जैसा इसमें भी लगेगा और विधान परिषद वाला सेम प्रावधान भी इसमें भी लगेगा, क्योंकि ये भी जो है क्या है, ये भी जो है राज्यसभा भी जो है भंग नहीं होती है या ये निरंतर चलती रहती है, ठीक। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। हर 2 साल में जब सदस्य कार्यकाल पूरा होने वाला होता है तो हर 2 साल में इसको रिटायर किया जाता है, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ओबरा, नरौरा, सिंगरौली, टांडा, ठीक है। ओबरा भी है, सिंगरौली भी है, टांडा भी है। नरौरा क्या है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र एकमात्र है भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है मूल अधिकार वाद योग होते हैं, इससे तात्पर्य है इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, ठीक है। इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है। इसे लागू करवाने हो तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इनको लागू करवाने हेतु तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। तो वाद योग होते हैं तो इनका मतलब क्या है? वाद योग होने का मतलब क्या है? वाद योग होने का मतलब यह है इनको लागू करवाने हेतु क्या शरण ली जा सकती है न्यायालय का। थोड़ा सा देख लेते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में देख लेते हैं। अब आप खुद ही देखिए आपके कितने क्वेश्चन, कितने सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो रहे हैं। ये 1 डेढ़ घंटे की क्लास में आप करीब 200 से 250 300 क्वेश्चन आपके आराम से तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे, जो एग्जाम के पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टॉपिक्स रिवाइज हो। अब जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को हम FR से नोट करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, किसमें है? भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। शॉर्ट में ART लिख दिया जाता है। 12 से 35 तक में है, ठीक है। कितने प्रकार के अधिकार की बात की गई? 6 प्रकार की बात की गई है। कौन कौन से 6 प्रकार के हैं? एक है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, समता का अधिकार की बात की गई है, ठीक। ये कौन सा है? 1418 में है। इसी में छुआछूत को जो है निषेध के बारे में बात की गई। आर्टिकल 17 जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? छुआछूत का निषेध। आर्टिकल 18 किससे संबंधित? उपाधियों का अंत, ठीक। ये सारी चीजें हैं, ठीक। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से है? ये 1919 से 22 के बीच में है, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध
अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया है, 23 और 24 में दिया गया है। फिर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है, 25 से 28 में दिया गया है, ठीक है। फिर आपके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है किससे, 29 और 30 में, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में इसकी बात की गई है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है, जब किसने कहा है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको कहा है, ठीक है। जो हमारे संविधान का उल्लंघन होता है, जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में तहत आर्टिकल 32 पर रिट जारी की जाती है। रिट कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रिटें होती हैं, ठीक है। जैसे कि 5 प्रकार की रिट कौन सी है, अधिकार प्रच्छा रिट होती है, एक अधिकार प्रच्छा रिट होती है, ठीक है, और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। एक होती है आपकी प्रतिषेध रिट होती है, प्रतिषेध रिट होती है। एक होती है आपकी मैंडमस रिट होती है, मैंडमस रिट होती है, ठीक है। और ये सारी रिट्स होती है, ठीक है ना, ये सारी रिटों के तहत जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा आप हिरासत में नहीं रह सकते, उसको 24 घंटे के अंदर आपको जो है पेश करना होता है ना, ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभा के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता क्या नहीं थी, उस गांव का निवासी हो, ठीक है, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ठीक है, और शिक्षित ना होना। क्या आपको बताना है कि कौन सी योग्यता नहीं थी, कौन सी योग्यता नहीं थी। तो शिक्षित न होना इसमें योग्यता नहीं थी, बाकी सभी योग्यता थी, हाँ वैदिक मंत्रों के बारे में जानता हो, ठीक है। चोल काल की स्थापना किसने की थी, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने, विजययाला ने करी थी, चोल साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजययाला ने करी थी। इनकी जो ग्राम गांव में पंचायती व्यवस्था थी बहुत ज्यादा फेमस थी, है ना, गांव का जो प्रशासन था इनका बहुत ज्यादा फेमस था, है ना, उसके बारे में जानकारी दी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में किसके द्वारा, मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने का कार्य किया जाता था, प्रादेशिक अंतपाल समाहर्ता, किसके द्वारा जो है राजस्व एकत्रित करने का कार्य किया जाता था, किसके द्वारा राजस्व एकत्रित करने का कार्य किया जाता था। तो समाहर्ता का कार्य क्या होता था, राजस्व एकत्रित करने को होता था। अंतपाल क्या था, ये सीमा रक्षक था, ये सीमा की रक्षा करता था, सीमा रक्षक था, है ना। प्रादेशिक कौन सा, प्रादेशिक कौन होता था, प्रादेशिक गवर्नर होता था, ठीक, प्रांतीय गवर्नर होता था, ये क्या होता था, राज्य में गवर्नर होता था, प्रांतीय गवर्नर होता था, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 43 से आर्टिकल 47, आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा जो है ये है। तो पोषाहार स्तर की बात किसमें की गई, पोषाहार स्तर की बात की गई आर्टिकल 47 में, इसमें एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, ठीक है। चलते हैं कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, डीपीएसपी पढ़ लेते हैं, लगे हाथ रिवाइज कर लेते हैं डीपीएसपी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। कौन से भाग में दिया गया है, भाग भाग 4 में दिया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया जो है दिया हुआ है, ठीक। और अब कुछ मेन मेन आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 40 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई,
ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है, गठन की बात की गई है, गठन की बात की गई है। आर्टिकल 43 में कामगारों के निर्वहन मजदूरी और कुटीर उद्योग के बढ़ावा के लिए देने बात की गई। आर्टिकल कामगारों की निर्वहन मजदूरी, निर्वहन मजदूरी की बात की गई है और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बातें की गई है, ठीक है। ओके, आर्टिकल 44 में किसकी बात की गई है? एक समान सिविल सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 44 में एक समान सिविल सहायता की बात की गई है। सिविल सहायता सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर की बात की गई है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं केवल। पोषाहार स्तर, यहीं पे जो है शराबबंदी की भी बात की गई है। पोषाहार स्तर बढ़ाने की बात की गई है और शराबबंदी की भी बात यहीं पे की गई कि हाँ, शराब एवं मद्य निषेध की भी बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 48 में किसकी बात की गई है? कृषि का जो है, कृषि की बात की गई है और पशुपालन के बारे में बात की गई है। कृषि एवं पशुपालन के उत्थान की बात की गई है। कृषि एंड पशुपालन के उत्थान की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 48 ए में क्या बात की गई? आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। संरक्षण की बात आर्टिकल 48 ए में की गई है, ठीक। आर्टिकल 49 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 49 में बात की गई है कि आप सार्वजनिक महत्व की स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। सार्वजनिक महत्व के स्मारकों, स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 50 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की गई है। सारे एग्जाम को में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कार्यपालिका को किससे अलग करना चाहिए? न्यायपालिका, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग अलग होने की बातें की गई है, ठीक है। आर्टिकल 51 में किसकी बात की गई? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात आर्टिकल 51 में की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है, ठीक है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 350 का में किसकी बात की गई है? कुछ अन्य आर्टिकल देख लेते हैं, है ना। ये तो आपके डीपीएस के हो गए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 350 का में किसकी बात की गई? आर्टिकल 350 का में बात की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो प्राथमिक स्तर पर है 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा हो। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा हो। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 50 351 में क्या है? आर्टिकल 351 में क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए। हिंदी जो हमारी भाषा है उसको प्रोत्साहन की बात की गई। हिंदी को प्रोत्साहन की बात की जानी चाहिए, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। हमारी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है एडजस्ट करके चलिए। प्रोत्साहन की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 351 हिंदी को प्रोत्साहित किया जाना है। ओके, तो ये सारे जो है आर्टिकल आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, मील का पत्थर साबित होंगे ये आपके एग्जाम में, है ना। तो एग्जाम से पहले मैंने, अब आप देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो आपको हमने 10 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिए। अगर हमने आपको 40 भी क्वेश्चन डिस्कस किए तो आपको 400 क्वेश्चन लगभग डिस्कस हो गए। टॉपिक्स की बात करें तो आपको 40 टॉपिक तैयार हो गए। आपको हमने डीपीएस भी रिवाइज कराया, फंडामेंटल राइट रिवाइज कराया, और जो भी क्वेश्चन मिलता है हम उसके बारे में पूरा डिटेल आपको निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे माध्यम क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो दिखाना, प्लस
कैसे गलतियां होती, सिली मिस्टेक्स, उनको कैसे आप कम कर सकते हैं, उनको बताया जाए आपको कि हाँ सिली मिस्टेक की नहीं पूछा कि हाँ पूछा है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे टैकल करना है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाने का उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में बात करता है? केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 11, आर्टिकल 245 से 255। अनुच्छेद भाग भाग 11, अनुच्छेद 245 से 200, भाग 12 55 से 265, भाग 10 230 से 250, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। क्या होगा? ए पार्ट। अनुच्छेद 11 245 से 255 के बारे में बात की गई है, केंद्र राज्य के विधायी संबंध के बारे में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य, भाग 3 में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट। भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी दिया गया है। ये क्या है? 12 से 35 के बीच में दिया गया है। ये कौन से आर्टिकल? 36 से 51 के बीच में इसका बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन का आधारभूत ढांचा है। इसमें कहा गया है ये केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, सेंट स्टेफन वाद, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें ये कहा गया है? किसमें कहा गया है? ये मिनर्वा मिल्स केस। ये कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और केशवानंद भारती केस कब हुआ था? इन्होंने ये हुआ था 1973 में हुआ था ये। ठीक है? ये एक ऐतिहासिक केस था, केशवानंद भारती बनाम केस। इसमें क्या है? संविधान के फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की गई, फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की गई, मूल ढांचा की बात की गई। कई बार एग्जाम से पूछा गया है, कई बार एग्जाम से क्रम लगाने के लिए आया है, कई बार इनसे क्वेश्चन आया है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के चलिए आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राक्कलन समिति को स्थायी मित्रता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। तो प्राक्कलन समिति क्या होती है? स्थायी मित्रता समिति होती है। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। 30 किससे होते हैं? आपके लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 30 मेंबर किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और ये क्या समिति क्या करती है? सरकारी अपव्यय रोकने का सिफारिश करती है। सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। दोनों बातें एकदम सही है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन होना आवश्यक है? किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन होना आवश्यक है? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 11 लाख से अधिक। तो आपका 52वां क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 20 लाख से अधिक होगा। पंचायतों का गठन की बात की गई। पंचायतों का गठन की बात कहाँ कहाँ पे की गई? पंचायत की बात भाग 9 में है। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 9 में है। ठीक है, इसके लिए कौन सा आर्टिकल आया? इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, ओके, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ज्योग्राफी के छोड़े थे, उनको बता देते हैं आपको। यहीं से क्लास हमारी एंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का जो सेक्शन है। कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र। अमरलैंड और हिटलरलैंड। क्या बोलता है इसको? अमरलैंड एवं हिटलरलैंड। क्या बोलते हैं? अमरलैंड एवं हिटलरलैंड। कौन सा नगर का प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है? तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है संप्राय मैदान का, लोएस मैदान का, कास्ट मैदान का, हिमानी मैदान का। तो किसका निर्माण होता है? तो ये संप्राय मैदान का निर्माण होता है। लोएस मैदान का निर्माण क्या होता है? ये पवन के अपरदन से होता है। किससे होता है? पवन के अपरदन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, कास्ट मैदान का निर्माण कहाँ पे होता है? चूना वाले जगह पे। चूना क्या बोलते हैं इसको? चूने वाले प्रदेश में होता है। चूना वाला प्रदेश में कास्ट मैदान का होता है, गठन होता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है रैबिट घाटी। रैबिट घाटी कहाँ पे है? रैबिट घाटी यूएसए में है। ठीक है, हैप्पी घाटी कहाँ है? हैप्पी घाटी कहाँ है? हैप्पी घाटी हांगकांग में है। ठीक, हंटर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है।
और स्वात घाटी कहाँ है? स्वात घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास का मैदान है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। कौन से है? डाउन्स घास का मैदान है। इस बार का वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप इस बार किसी ने जीता है। ठीक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो है स्वात घाटी है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है? नमक के पहाड़ भी हैं, है ना। जो सबसे ज्यादा सेंधा नमक है पाकिस्तान से ही मंगाया जाता है, सेंधा नमक। ठीक, यूएसए में बात करें, यूएसए में चिनूक नामक पवन चलती है, चिनूक नामक पवन चलती है। और यूएसए में प्रेरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। यूएसए में जो है आपकी, यूएसए में वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में जो है आईएमएफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय भी हैं। ठीक है, हांगकांग, चाइना की बात करें। ठीक है, चाइना की कौन सी नदी है? चाइना में कौन सी नदी? चाइना में पीली नदी पाई जाती है, पीली नदी पाई जाती है, पीली नदी पाई जाती है। कोरोना वायरस किसकी देन है? चाइना की देन है। तो याद रखिए आप लोग। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? टिटिकाका झील, बैकाल झील, चार्ड झील, विक्टोरिया झील। ठीक है, कौन सी जो है भ्रंश घाटी में स्थित है? तो कौन सी स्थित है? विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। बैकाल झील कहाँ है? ये सबसे गहरी झील है। यूएसए, ये कहाँ पे स्थित है? रसिया में स्थित है। सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। टिटिकाका झील कहाँ है? यूएसए में है। चार्ड झील कहाँ है? आपकी यूएसए में है। ठीक है, चार्ड झील कहाँ है? चार्ड में है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू कौन सा एक ऊर्जा संयंत्र दिया है और बताना है कि सही से मिलित है। पतरातू झारखंड में है। ठीक है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है। चमेरा झारखंड पंजाब में है। मुंपडाल तमिलनाडु में है। तो इसे बताना है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? चमेरा पंजाब में नहीं है। चमेरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में है। कहाँ पे है? हिमाचल में है। चमेरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है चमेरा? ये रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत के पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर, 5500 मीटर। कितनी इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर है। तिब्बत के पठार को क्या बोलता है? बोला जाता है विश्व की छत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व की छत बोला जाता है। तिब्बत जो है इस समय किसका पार्ट है? तिब्बत जो है चाइना जो है अपना पार्ट इसको बताता है। चाइना उसको अपना पार्ट बताता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दलाई लामा कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं, दलाई लामा पद का नाम है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक है। हाँ, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये कहाँ पे है? रसिया में है आपका। ठीक है, रूस यानी कैनेडियन पैसिफिक हैलिफैक्स एवं बैकुनूर के बीच में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ट्रांस इंडियन वालपरेजो एवं ब्यूनस आयर्स के बीच में, ये भी सही है। केप काहिरा वारसा और काहिरा के बीच में स्थित, ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो है गलत है। ये काहिरा से केप टाउन के बीच में, वारसा नहीं है, केप टाउन के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केप टाउन के बीच में स्थित है, काहिरा के बीच में नहीं स्थित है। बाकी सारे जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, डार्विन, बताना कौन सा युग्म सही है। डार्विन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, लागोस, लागोस लानोस होगा, लागोस नाइजीरिया, नौरोबी केन्या। तो बताना है जो है कौन सा नगर कहाँ पे है। ठीक है, तो सही सुमेलित आपको बताना है, सही सुमेलित बताना है। तो इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। डार्विन दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। डार्विन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में डार्विन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रोमैग्नम मानव मानव को, आस्टिपेथलिस मानव को, निएंडरथल मानव को, सैंथ्रियास ओज मानव को।
तो किसको बुद्धिमान मानव का जो है निकटतम पूर्वज माना जाता है, किसको माना जाता है? क्रो मैग्नन मानव को माना जाता है, ये बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज है। ठीक है। इसके जीवाश्म कहाँ कहाँ मिलते हैं? यूरोप एवं अफ्रीका से मिलते हैं। तो 30 से 50 हजार वर्ष पुराना है, 30 से 50 हजार वर्ष पुराना है। इसके अफ्रीका और यूरोप में मिलते हैं, अफ्रीका और यूरोप में मिलते हैं। आपके क्या मिलते हैं? इसके जीवाश्म मिलते हैं, अफ्रीका और यूरोप में इसके जीवाश्म मिलते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरल सागर निम्नलिखित में किन देशों के मध्य स्थित है? कजाकिस्तान एवं रूस, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एवं अजरबैजान। तो किसके बीच में स्थित है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है। अरल सागर, अरल सागर का पानी रसिया ने सुखा दिया है, अरल सागर अब सूख गया है। रसिया द्वारा वहां पे बहुत सारे संयंत्र अपने लगाए गए हैं और अरल सागर अब सूखने की कगार पे पहुंच गया है। ठीक है, बस केवल नाम में बचा है सागर। ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेकन्सबर पर्वत, फिल्लाह पर्वत, उत्तर मासा फिल्लाह पर्वत, उत्तर मासांतरित कौन से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, कौन से अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? तो तीनों पर्वत जो है तो अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। फिल्लाह भी, उत्तर मासांतरित भी, ट्रेकन्सबर पर्वत सारे जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, एशिया माइनर मिस्र, अनातोलिया फ्रांस, चियापास अर्जेंटीना। तो कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। तो कोलोराडो तो जो है यूएसए में है, यही एक सही सुमेलित है। 12 का जो है आपका ए पार्ट हो गया। एशिया माइनर कहाँ है? तो मिस्र में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये तुर्की में है। एशिया माइनर कहाँ है? तुर्की में है। कहाँ पे है एशिया माइनर? तुर्की में है। अनातोलिया कहाँ है? अनातोलिया फ्रांस में नहीं है, ये भी तुर्की में है। टर्की या तुर्की जो भी बोलते हैं। ठीक है। चियापास कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में नहीं है, ये मैक्सिको में है। मैक्सिको में है। कहाँ पे है? मैक्सिको में है, मैक्सिको में। ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा खान लौ अयस्क खान क्षेत्र है? लौ अयस्क के खान क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में बताना है कि लौ अयस्क खान प्रदेश कौन से हैं। ठीक है। तो एक दो तीन, लौ अयस्क खान प्रदेश इसमें कौन से हैं? एक तो लेब्राडोर गर्त है, ठीक है, कारागांडी बेसिन नहीं है इसमें, सुपेरियर झील प्रदेश है और टाम प्राइस झील है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। कारागांडा क्षेत्र कौन सा है? ये कारागांडा कोयला क्षेत्र है। कैसा है ये? कोयला क्षेत्र है। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पर्वतों के उत्तरी भाग, तटीय भूमियां, मरुस्थल। तो कौन सा है? इसमें सभी जो है स्थानीय पवनों के लिए जो है उत्तरदायी चीजें हैं। ठीक है। चलें। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सभी राज्यों में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा नाम है। क्या नाम है? दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत का नाम है। नीलगिरी क्या है? एक नीलगिरी एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध विभाजन, पृथ्वी का घूर्णन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है होने के कारण, विस्तार होने के कारण 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा तीन ही तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है,
तो त्रिपुरा जो है राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, ओके। और सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से स्पर्श करती है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं क्या है, तीनों प्रदेशों से प्रदेशों से स्पर्श करती हैं, ठीक है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिक्किम कौन कौन से सीमा का, नेपाल, भूटान और नेपाल, भूटान, भूटान और चाइना, चीन से जो है इसकी सीमा साझा होती है। त्रिपुरा तीनों राज्य तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बात तो दोनों सही है और दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटिकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर रेशम कीट पालन। तो हाइड्रोपोनिक्स भी सही है, नहीं बताना है इसमें, ये भी सही, ये भी सही है। ये वाला एपीकल्चर जो है रेशम कीट पालन नहीं होता है, ये क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। फिशी कल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन होता है ना। चलें आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है, ठीक है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। केवल समताप मंडल में नहीं पाई जाती है, ओजोन थोड़ा बहुत क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, ये बात एकदम सही है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर दिए थे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में समय लगने वाला था, तो इनको हमने पहले डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको दोस्तों मजा आया होगा। तो ये हमारा सेट 1 था। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।